हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। यही कंसेप्ट जो है वो हमारा टीचिंग ऑफ सोशल साइंस में भी मिलेगा और टीचिंग ऑफ इंग्लिश में भी मिलेगा। तो दोस्तों, जो कॉन्सेप्ट है वो तो सेम ही रहता है कि उसमें क्या बात हो रही है। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएशन कि हम एक मूल्यांकन कर रहे हैं, बच्चे के परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं, उसका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं थ्रू आउट द ईयर एंड फिर उसको एक जजमेंट दे रहे हैं कि भाई तुम यहाँ पे सही हो, यहाँ पे गलत हो। तो इवैल्यूएशन क्या होती है? जजमेंट देते हैं, वैल्यू जज करते हैं उसको। वो चाहे क्वालिटेटिव हो सकती है और क्वांटिटेटिव हो सकती है। ये कैसे हो सकता है? ये थ्रू द टेस्ट। बहुत सारे टेस्ट मेथड्स के थ्रू हमें पता चलता है कि बच्चे की क्या कंडीशन है। ठीक है, तो एक तरीके का हम क्या करते हैं, होलिस्टिक क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट कितनी हुई है, वो चेकआउट होती है थ्रू आउट द ईयर। इसीलिए पूरा ही साल हम क्या करते हैं, एवेलुएट करने की कोशिश करते हैं। जब हम बात करते हैं टीचिंग एवेलुएशन में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें ये बताना है कि एवेलुएशन क्या है, फिर असेसमेंट क्या है। असेसमेंट उसका पार्ट होता है। हम सब जानते हैं कि एवेल्यूशन एक बिग कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है। और इसके ही अंदर अगर हम देखें तो एक पार्ट है असेसमेंट, एक पार्ट है। असेसमेंट क्या होता है? किसी चीज़ का असेस करना, टेस्ट लेना, या फिर ड्यूरिंग हो सकता है, या फिर टर्म के एंड पे हो सकता है, या फिर ऐसे बाय मेजर, है ना। इस तरह से हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। तो एक हो गया असेसमेंट, एक होता है मेजरमेंट। हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। मेजर मतलब कोई भी चीज़ हमें नंबर्स में मिल रही है कि 30% मार्क्स आए हैं। ठीक है, कितने पासिंग कितने चाहिए, फर्स्ट रैंक, थर्ड रैंक, ये क्या है, ये हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हमें डिपिक्ट हो रही है, जिससे हमें पता चल रहा है कि बच्चे की ये पोजीशन है। ठीक है, उससे हम ग्रेडिंग सिस्टम, रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो, बहुत सारे सिस्टम तरीके होते हैं जिसके द्वारा टीचर क्या करता है, इवेलुएट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे हमने इवेलुएशन किस कंडीशन में लेके जाना है कि कंटिन्यूस कम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन क्या है। हमारा जो टॉपिक है इंग्लिश में, कंटिन्यूसली और कम्प्रिहेंसिवली हम कैसे इवेलुएट कर सकते हैं टीचिंग इंग्लिश में, वो हम यहाँ पे फोकस करेंगे। तो भाई यहाँ पे बताया गया है कि हम कंटिन्यूसली किसी भी बच्चे की स्किल को असेस करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूसली मतलब लगातार हम पूरे ही सत्र के दौरान जो भी टर्म हमारा होता है, मान लो थर्ड क्लास में बच्चा है, उसका FA से लेके FA 1, 2, फिर 3, 4, 4 FA होते हैं और हमारे 2 समेटिव असेसमेंट होते हैं, मतलब टर्म 1, टर्म 2। ठीक है, तो ये जो होते हैं वो 60% होते हैं और जो FA होते हैं वो 40% होते हैं। तो टोटल ऑफ आप लगा सकते हैं कि 100% जो है वो आपका मार्क कार्ड बन के आता है। अब आपको ये भी समझना होगा कि भाई ये हमारे जो एसए और एफएज हो गए, ये हमारे एकेडमिक सब्जेक्ट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। इवेलुएशन में सारी इवेलुएशन मतलब कि उसकी स्किल्स से, बच्चे के स्किल को चेक करना, बच्चे के CAP मतलब कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, तीनों ही डोमेन्स को चेकआउट करना, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट जांच पड़ताल करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, CCE। और ये तो हमने ऐसे ओवरऑल देख लिया। तो बहुत सारे टूल्स होते हैं जिससे हम बच्चों की स्किल्स को पता लगा सकते हैं कि बच्चे में क्या डेवलपमेंट हुई है। अब देखो इंग्लिश में कैसे हम फोकस करवा सकते हैं। तो इंग्लिश में हमें यही है कि मेजरली हमारा क्या फोकस रहता है कि बच्चा एक्सप्रेस कर पाए, अपनी भावना को रख पाए, जो वो सोच रहा है, थिंकिंग कर पाए। उसे LS RW जो होते हैं, ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो उसकी डेवलप हों, वो अच्छे से वो समझ पाए, लिख पाए, कोई बोल रहा है तो उसको डिकोड कर पाए। यही जो होती हैं मेजरली हमें इसमें पढ़नी है। ठीक है, तो इसमें ये भी होता है कि बच्चे की रीडिंग को ना सिर्फ रीडिंग उसकी बढ़े, उसकी राइटिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इम्प्रूव हों, ये टीचर को लगातार कंटिन्यूसली उसको देखना होता है। तो ये 2 धड़ों में बढ़ जाएगा कि फॉर्मेटिव में हमें कैसे असेस करना है बच्चे की इंग्लिश को, और फिर सबमिटिव में उसको कैसे एवेलुएट करना है। ये मैं आपको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव दे रही हूँ, बाहरी तौर से, कि कैसे हम जो है CCE
का जो कंसेप्ट है यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जो होता है इवैल्यूएशन, हम सब जानते हैं कि भाई इवैल्यूएशन क्यों की जाती है। इवैल्यूएशन फोकस करता है कि कुछ अटेन हो, ठीक है, अटेन किया जाए एक इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। कोई भी इंस्ट्रक्शंस ऑब्जेक्टिव्स बनाए जा रहे हैं, बच्चों के लिए ही बनाए जा रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं हमने एज अ टीचर, एज अ इंग्लिश टीचर हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए कि भाई बच्चे की लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, LSRW बढ़े, कॉम्प्रीहेंड कर पाए, एक्टिव वोकेबलरी उसकी इंक्रीज़ हो, उसे बोलना आए, स्पीकिंग स्किल उसकी इंक्रीज़ हो, उसकी वोकेबलरी इंक्रीज़ हो, उसकी पैसिव वोकेबलरी हमें इंक्रीज़ करवानी है, उसकी रीडिंग स्किल, प्रोनाउंसिएशन, उसका रिदम, ये हमने क्या किए, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए पर्टिकुलर टाइम पे, है ना। और हम चाहते हैं कि इस महीने से लेकर इस महीने तक हमने बच्चे की रीडिंग पे फोकस करना है, उसके रिलेटेड हम उसके टेस्ट्स लेंगे, उसके रिलेटेड हम उसकी एक्टिविटीज़ करवाएंगे, ताकि हम जज कर पाएँ उसकी क्वालिटीज़, किस में वो बैठ रहा है ना। उसमें हम क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश क्राइटेरिया, हम उस पर रेट कर पाएंगे बच्चे को कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है ना। तो ये होता है, मतलब एक तरीके का हम क्या कर रहे हैं, बच्चे की एक मार्क दे रहे हैं और ग्रेड दे के हम क्या कर रहे हैं, उसको ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा बच्चे का इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है। इवैल्यूएशन एक ऐसा क्राइटेरिया है जिससे हमारी जो लर्निंग है और डेवलपमेंट इंक्रीज़ होती है। कैसे होती है, जैसे इवैल्यूएट कर रहा है व्यक्ति, तो उसको उसको मूल्यांकन से पता चलता है कि हाँ यार, पहले मैं बोल तक नहीं पाता था, अब मैं बोल पाता हूँ, अच्छे से समझ पाता हूँ, कॉम्प्रीहेंड मेरा अच्छा हो रहा है, कॉम्प्रीहेंशन मेरी पावर अच्छी हो गई है ना। तो ऑफन असेसमेंट और इवैल्यूएशन जो है वो आपस में टकराते हैं। हम सब जानते हैं कि जो असेसमेंट होता है वो पार्ट होता है किसका, इवैल्यूएशन का। इवैल्यूएशन एक कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब बहुत ब्रॉडर टर्म है, ठीक है, ब्रॉडर है। बट अगर वहीं हम देखें असेसमेंट, वो एक छोटा सा पार्ट है। असेसमेंट हमने पढ़ा है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग, ये सब ऑफ इज़ इन जो पढ़ते हैं हम लोग, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे असेसमेंट को डिपिक्ट कर रहे हैं। इसमें हम असेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेटिंग स्केल हो गया, बहुत सारे पैटर्न हम अपनाते हैं, वो हम आगे देखेंगे। असेसमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम बच्चे के गैप्स को जांचते हैं कि गैप कहाँ पे आ रहा है, और बच्चों को रीडिंग करना आ गई, इस बच्चे को क्यों नहीं आ रही है ना। तो हम क्या करते हैं, ऑन गोइंग, मतलब चल रहा यूनिट टेस्ट कब होता है, ठीक है, जब हमने एक चैप्टर, 2 चैप्टर पढ़ा दिए, 3 चैप्टर पढ़ा दिए, तो हमने क्या किया, एक चैप्टर का हमने यूनिट टेस्ट ले लिया, उससे बच्चे का ऑन गोइंग चल रहा है, पूरा ही कपल ऑफ टॉपिक्स नहीं हमने ऐड करे, ताकि बच्चे को बर्डन कम लगे, लर्निंग गैप्स उसमें निकल के आएंगे। हम क्या करेंगे, उस डाटा को कलेक्ट करेंगे कि अच्छा बच्चे का अब परफॉर्मेंस ऐसा है, फिर 2 महीने बाद यूनिट टेस्ट 2 होगा, उसमें उसका फिर से एनालिसिस करेगा टीचर। तो कंटिन्यूसली चल रहा है ना, FA1, FA2, फिर SA1, फिर FA3, FA4 और ऐसे SA2। इस तरह से क्या होगा कि कंटिन्यूसली वो क्या कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है उसकी सब्जेक्ट का। एविडेंसेस यूज्ड वेरियस स्ट्रैटेजीज, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज का यूज़ करेगा। और इसमें ऑल्सो रिव्यू, मॉडिफाई वंस टीचिंग लर्निंग। अब सिर्फ वो बच्चों को समझ में आए या फिर बच्चों को चेंज करना नहीं, वो खुद भी चेंज हो रहा है, अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को चेंज कर रहा है, बच्चे के नीड के हिसाब से उसको एक तरीके का एक जजमेंट पास कर रहा है कि बच्चे इसमें तेरी कमी है, इवेलुएट कर रहा है, जजिंग कर रहा है, लर्न कर रहा है ना। इस तरह से हम अब बच्चे को एक बेंचमार्क देते हैं, एक सिस्टम देते हैं, सो दैट कि वो अपनी डेवलपमेंट जांच पाए। रिलायबल होता है, वैलिड बेस्ड होता है, ठीक है। ये तो हमें पता ही है कि कोई भी असेसमेंट हम कर रहे हैं तो वो वैलिड हो। वैलिड मतलब कोई भी त्रुटि ना हो उसमें, वैलिडेशन हो, रिलायबल हो, कि मतलब कि उसके सब्जेक्ट से रिलेटेबल हो, कुछ भी उल्टा पुल्टा उधर से आउट ऑफ द कोर्स ना हो, उसको सच में वो एक तरीके का वो ऑथेंटिक लगे कि हाँ यार ये हमारा रिलेटेबल लग रहा है।
असेसमेंट प्रोसेस ओरिएंटेड सिचुएशन, मतलब असेसमेंट क्या होती है, प्रोसेस ओरिएंटेड होती है, मतलब कि पूरी ही टर्म्स के दौरान हम क्या करते हैं, असेस बच्चे को कर रहे होते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू एक्टिविटीज़, थ्रू ग्रेडिंग, थ्रू, है ना, बहुत सारे तरीके से हम प्रोसेस ओरिएंटेड, मतलब कि प्रक्रिया चल ही रही है। बट एवेल्युएशन होता है प्रोडक्ट ओरिएंटेड। प्रोडक्ट ओरिएंटेड मतलब कि लास्ट में क्या आया, प्रसाद क्या मिला, है ना, प्रोडक्ट क्या निकल के आया, बच्चा ज़्यादा शरारती हो गया या फिर भूल ही गया, उसका एटीट्यूड ही बदल गया, वो कोऑपरेटिव हो गया, कैसा हो गया, प्रोडक्ट हमें क्या निकल के आया, टीचर ने क्या पढ़ाया था और क्या निकल के आया, इस तरह से हम बोलते ना। इवेल्युएशन हमें पता ही है, हमने हन्ना की थी ना। हन्ना क्या बोलता है, हन्ना बोलते हैं कि भाई इवेल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली हम क्या करते हैं, इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं, वैल्यू जजमेंट देते हैं। ऐसा आप बहुत सुनोगे ना। गुड्स की पढ़ लेते हैं हम लोग, गुड्स की। इवेल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस है, हम क्या करते हैं, जजिंग द वैल्यू समथिंग बाय सर्टेन अप्रेजल। वैल्यूशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, जज करते हैं, है ना, जजिंग द वैल्यू को जज करते हैं समथिंग बाय सर्टेन अप्रेजल, बहुत सारे तरीकों से, ठीक है। ये करने की ज़रूरत नहीं है, हम आ जाते हैं करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। ये थोड़ा ओवरव्यू है, ऐसा आप समझ सकते हैं कि ओवरव्यू मतलब इवैल्यूएशन यहाँ पे हमने पढ़ना ही क्या है, CCE, हम इवैल्यूएशन ही पढ़ रहे हैं अभी। इवैल्यूएशन क्या है वो पढ़ रहे हैं। इवैल्यूएशन एक कंटिन्यूस है, लगातार चलने वाली ऐसी प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है जो कि U1 से शुरू होती है, चैप्टर से लेके डेली एक्टिविटीज़ से लेके, ऑब्जर्वेशन से लेके, पोर्टफोलियो से लेके, रेटिंग स्केल से लेके, लास्ट के एनुअल एग्ज़ाम तक हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली हम उसको इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं बच्चे को। इसमें बच्चा भी सीख रहा होता है और टीचर भी अपनी मॉडिफिकेशन करता है, अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें चेंज करता है, समझता है, सीखता है ना। जैसे कि आज के टाइम में आप देखोगे तो बहुत सारे टीचर है जो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो वो एक कंटिन्यूसली चेंजेस ला रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, बच्चे को और इफ़ेक्टिवनेस ला रहे हैं, है ना, टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना है ना, एनर्जी को कैसे सेव रखना है, ये सब चीज़ें कंटिन्यूसली हम क्या कर रहे हैं, बदलाव, अपडेशन कर रहे हैं अपने साथ। कॉम्प्रिहेंसिव होता है कि इवेल्युएशन का मतलब है कि हम कॉम्प्रिहेंसिवली हर एक पार्ट को देख रहे हैं। हर एक पार्ट मतलब कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, मतलब कि सर्वांगीण विकास। इसमें कोई भी दोहराई नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ कॉग्निशन को ही फोकस किया गया है या फिर सिर्फ बुद्धि को ही चमकाएंगे सब्जेक्ट पढ़ा के, नहीं। हम बच्चे के को करिकुलर एक्टिविटीज़ हर एक एक्टिविटीज़ का मूल्यांकन करते हैं, आकलन करते हैं, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट इसमें एवेलुएट होगा, बच्चे का एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, उसका मॉरल, एथिकल वैल्यू, हर चीज़, है ना, वो इमोशनल कैसे है, इमोशनल हैबिट कैसे है। कुछ बच्चों को जल्दी गुस्सा आ जाता है, कुछ बच्चों को जल्दी हंसी आ जाती है, इमोशनल कंट्रोल नहीं होते उनके। तो कम्प्रिहेंसिव होती है हर एक सेक्शन या फिर हर एक पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हर प्रकार की चीज़ों को इवेलुएट किया जाता है थ्रू दिस प्रोसेस। चाइल्ड सेंटर होता है ऑब्वियसली कि हम यहाँ पे टीचिंग प्रोसेस में टीचर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, टीचर कैसे पढ़ा रहा है ना, टीचर को इज्जत मिले, नो। यहाँ पे बच्चे के हिसाब से ज़िंदगी चल रही है, मतलब बच्चा अगर नहीं सीख पा रहा है तो टीचर को चेंज करने की ज़रूरत है, बच्चे को नहीं। तो चाइल्ड सेंटर तो हुआ ही, रिमेडियल। अगर मान लो कि इवेल्युएशन से क्या होता है कि इवेल्युएशन कर रहे हैं, बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा है क्या पढ़ा रहे हो आप, हैं, फिर हम क्या करते हैं, उसको दूसरा तरीका ढूंढते हैं उसके लिए, रिमेडियल कह सकते हैं, रिमेडी ढूंढते हैं, दूसरा तरीका, लर्निंग स्टाइल दूसरा ढूंढते हैं कि बच्चे को कैसे समझ में आए, और समझाने की प्लानिंग, प्लॉटिंग, ये सब करता है टीचर। कोऑपरेटिव प्रोसेस, इवेल्युएशन एक कोऑपरेटिव प्रोसेस है, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, पीयर ग्रुप। देखो कोऑपरेटिव कैसे,
इवैल्यूएशन सिर्फ आप टीचर का बच्चों का इवैल्यूएशन नहीं होता है, ओवरऑल अदर टीचर्स भी उसको इवैल्यूएट कर रहे होते हैं कि ये बच्चा ऐसे ज़्यादा ऐसे बिहेव करता है ना। और प्रिंसिपल भी, फिर उसके साथ उसके फ्रेंड सर्कल भी, सेल्फ पीयर असेसमेंट भी होता है, उसके टीचर्स भी उसको देख रहे होते हैं, उसके पेरेंट्स भी आके कंप्लेन लेके आते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कोऑपरेटिवली हम क्या करते हैं, किसी भी बच्चे का मूल्यांकन कर रहे होते हैं। ना सिर्फ बच्चा खुद को भी देख रहा होता है, मैं कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, मेरे अंदर में कितनी, है ना, इफ़ेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मेथड्स। हम देखो बार बार यही चीज़ आ रही है कि हम मेथड्स में कितना चेंजेस लाए हैं। लर्निंग प्रोसेस को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं इवैल्यूएशन का। इवैल्यूएशन कॉमन प्रैक्टिस, इवैल्यूएशन एक कॉमन प्रैक्टिस फॉर प्रॉपर ग्रोथ। हमें अगर सच में अपने अंदर चेंजेस लाने, इम्प्रूवमेंट लानी है, तो हमें तैयार रहना होता है। किसके लिए? प्रैक्टिस के लिए। बार बार प्रैक्टिस करवाई जाती है, हर दिन आपको स्पीकिंग, है ना, लिसनिंग, ये सब कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते हैं, सो दैट कि वो बच्चा मेंटली भी स्ट्रांग हो, फिज़िकली। बहुत सारे गेम स्पोर्ट्स आपको खिलाए जाते हैं नेशनल स्तर पर, है ना, स्कूल स्तर पर, इस तरह से ड्राइंग कंपटीशन, पेंट कंपटीशन, आर्ट। आजकल तो सोसाइटी क्लब्स बन जाते हैं बच्चों के, है ना। इस तरह से क्या करते हैं, टीचर इवेलुएट करने की कोशिश करता है कि इसका क्रिएटिव माइंडसेट है, कौन किस में जा सकता है, कौन कितना अच्छा बोल लेता है, कौन सिंगिंग कर लेता है। सारी तरीके की प्रैक्टिसेस आजकल स्कूल के अंदर हो रही है, इससे इवेलुएशन हो रही है ना। मल्टीपल आस्पेक्ट, बच्चे की पर्सनालिटी के सिर्फ पेन पेपर को ही ना देखा जाए, बल्कि उसकी जो है मतलब कि उसका हर एक आस्पेक्ट देखा जाए। उसका चलना, उठना, बैठना, बातचीत कैसे कर रहा है, उसका बिहेवियर, उसकी पर्सनैलिटी, सारे फैक्टर्स को, मल्टीपल आस्पेक्ट जो हैं बच्चे के, PCSC, है ना, उसको भी फोकस किया जाए। तो ये है हमारे करेक्टरिस्टिक्स, ये आपको पेपर में लिख के आने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूस, कॉम्प्रिहेंसिव, चाइल्ड सेंटर्डनेस, रिमेडियल देते हैं हम उसको, कोऑपरेटिव होती है, और फिर इम्प्रूवमेंट लाती है। अब कौन से प्रिंसिपल जिनकी बेसिस पे हम इवेलुएशन कर सकते हैं, मतलब कि इवेलुएशन जो होती है वो कंटिन्यूटी चल रही होती है। मतलब कि हमेशा आपको याद रखना होगा कि इवेलुएशन जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं होती, पर्टिकुलर पीरियड तक होती है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन होती है जिसमें कंटिन्यूसली वो चल ही रही होती है। ऐसा नहीं है कि आपको 8 घंटे स्कूल में हो, आपको 1 ही घंटा पढ़ाना है आपको अपना सब्जेक्ट, नहीं। आपको हर वक्त उसके बच्चे का मूल्यांकन, ऑब्जर्वेशन चलती रहनी चाहिए, है ना। तभी आपने देखा होगा कि कॉरिडोर में जो बच्चे चलते हैं तो थोड़े लहेजे से चलते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि टीचर देख रहा है, फोकस रह रहा है, CCTV लग रहा है। तो एक कंटिन्यूसली हम क्या कर रहे हैं, एवेलुएट कर रहे हैं बच्चे की एजुकेशन से रिलेटेड, उसका सब चीज़ उसका एवेलुएट हो रहा होता है उसकी, ताकि उसकी जो अब यहाँ पे अगर हम इंग्लिश की बात करें तो लैंग्वेज पे कंटिन्यूसली इवैल्यूएशन हो रही है। लैंग्वेज कैसे वो बच्चा सीख रहा है, किस में कितना इम्प्रूवमेंट कैसे होगा। अब कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कि वी मीन असेस ऑल एस्पेक्ट्स। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ब्रॉडर, मतलब बहुत कुछ आ जाता है इसमें, सारा ही लर्नर की पर्सनैलिटी। इट इज़ कंसर्न विद द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, पूरी ही ऑलराउंड डेवलपमेंट हमने करनी है। ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के बिना हम क्या करते हैं, बिना ऑब्जेक्टिव के हमारा कोई भी इवैल्यूएशन नहीं संभव हो सकती। देखो आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन क्या है आपकी, तो आप कैसे उसको इवैल्यूएट करोगे? आप खुद ही सोचो, आपको पता ही नहीं है कि, है ना, एग्ज़ाम आने वाला है, तो हमें पता ही नहीं उसकी डेट कब है, तो हम पढ़ते जाएंगे, कुछ भी पढ़ रहे हैं, है ना, तो हमारा रास्ता हमें पता ही नहीं होगा। तो ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड कर लिए कि बच्चों को ये आना है, हमें पता है किस पे चलना है। ऑब्जेक्टिव्स एक गाइडलाइन देते हैं आपको, एवेलुएट कैसे करना है। एक तरीके का ये भी ज़रूरी हो गया। लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, कुछ और तरीका हो सकता है, करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो अच्छा हो सकता है। ना सिर्फ करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हमें भाग ले, बच्चे का देखना है कि उसका कैसा स्तर है,
कैसे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। ब्रॉडनेस इवैल्यूएशन एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से वही आ गया इसका। चाइल्ड सेंटर होता है, एप्लीकेशन बेस्ड होता है, प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कि बच्चे को जो भी सिखाया जा रहा है, टीचिंग लर्निंग के दौरान कुछ भी सिखाया जा रहा है, वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। उठना, बैठना, बोलना, दोस्तों से बातचीत करना, कोऑपरेटिवनेस सीखना, लीडरशिप सीखना, बहुत सारी चीज़ें बच्चा सीखता है इस दौरान, है ना। तो एप्लीकेशन कितनी हो पा रही है उसकी लाइफ में, कितना वो अप्लाई कर पा रहा है, बट इट मे बी यूज़फुल इन हिज डेली लाइफ। क्या पता उसको जो चीज़ें वो ऐसे सीख रहा हो वो घर जाके उसका इस्तेमाल करे अपनी दिनचर्या में, अपनी एप्लीकेशन करे, है ना। बच्चे को बताना भी ज़रूरी होता है कि कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कुछ बच्चों को पता ही नहीं चलता है ना। ये हो सकता है। कंटिन्यूस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अब यहाँ पे इवैल्यूएशन का हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना शुरू हुआ कि इवैल्यूएशन वो प्रोसेस होती है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं बच्चे की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को, है ना। जो भी उसको डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, जो भी उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको हम डिस्कवर करते हैं और फिर उसको दिशा निर्देश देते हैं, मतलब कि एक तरीके का हम उसको गाइडेंस देते हैं कि बच्चे ऐसे चलना है ना। फैसिलिटेट करते हैं ताकि उनको एक तरीके का हम उसको बताते हैं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करना है ना। हम उसके सब कुछ करता जाता हम नहीं बन जाएंगे, करना उसने ही है, बट हम क्या करेंगे, उसको गाइडर, एक तरीके का गाइड करते जाएंगे ताकि उसकी स्किल जो है वो और शार्पन होती जाए। इस वजह से क्या होता है कि बच्चा तो इवेल्युएट हो ही रहा है ना। उसके साथ टीचर भी अपने आप को इवेल्युएट कर रहा है कि मैं कितना अच्छा पढ़ा लेता हूँ, क्या मैं सच में बेहतर हूँ। बच्चे के अंदर बिहेवियर में चेंज आ रहा है, तो टीचर से बढ़िया ऐसा टीचर को कहाँ देखने को मिलेगा। तो कंटिन्यूस 3 वर्ड्स मिलके बना है ये CCE जो शब्द है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। कंटिन्यूस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मतलब कि लगातार व्यापक तौर से ये क्या कर रहा है, मूल्यांकन चल रहा है। व्यापक मतलब ब्रॉडर टर्म में हर एक आस्पेक्ट। कंटिन्यूस मतलब लगातार। अब कंटिन्यूस में हमारा क्या आ जाता है, FA SA, है ना। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, एसए क्या होता है, ये हम इसमें देखेंगे। CC क्या होता है, कंटिन्यूस हम क्या करते हैं, बच्चे का ऑब्जर्व करते हैं हम बच्चे को, चलता कैसे है, ये कॉरिडोर में कैसे खड़ा रहता है, दोस्तों से कैसे बात करता है ना। इसका बिहेवियर कैसा है, गुस्सेला तो नहीं है, लड़ाई तो झगड़े तो नहीं करवाता क्लास के अंदर। तो इस तरह से कंटिन्यूस टीचर नज़र बिठाए रहता है। वो होता स्टाफ रूम में पर देखता वो उधर ही है ना। CCTV कैमरा आजकल लग गए हैं तो उससे पता चल जाता है। सपोर्ट टू द चिल्ड्रन ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन इसीलिए हम करते हैं, ताकि जाके हम इसीलिए कर रहे होते हैं जिससे कि क्या होता है कि टीचर को पता लगे कि यार इसमें कोई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो मैं कैसे इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे हम इस पर डिफरेंट तरीका मैं ढूंढूँ जिससे बच्चे को ये प्रॉब्लम अगर आ रही है, अगर बच्चे का मान लो खेलने में मन नहीं लगता, गेम्स में मन नहीं लगता, तो मैं ऐसा कौन सा टूल अपनाऊँ जिससे कि बच्चे को एक तरीके का वो उसमें इंटरेस्ट ले, है ना। सिर्फ करिकुलर होता है जिसमें हम फ्रिक्वेंट डेली बेसिस पे क्लास टेस्ट होता है, सरप्राइज टेस्ट, टीचर बोल देता है कि आज टेस्ट होने वाला है, तो ऐसे हम असेस कर लेते हैं बच्चे का। सिर्फ रिटन टेस्ट लेते हैं, हम ओरल टेस्ट ले लेते हैं, बाई चांस ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले लेते हैं, इनडायरेक्ट टेस्ट ले लेते हैं। मतलब कि हम क्या करते हैं, जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो कोई भी टेक्स्ट पढ़ाया हमने, कोई भी पैसेज पढ़ाया, तो उसके दौरान हमने क्या किया, उसी में से एक क्वेश्चन ढूंढ लिए या क्वेश्चन पढ़ा दिए बच्चों को, तो उनमें भी वो उसके दौरान ही हो रहा है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, है ना, असेसमेंट ड्यूरिंग चल रहा है ना। इससे हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे हम बच्चे की असेसमेंट हमें पता चलती है कि हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं बच्चों से, ऐसे क्वेश्चन करके छोटे मोटे ऑन द स्पॉट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इससे हम उसकी लर्निंग गैदरिंग हम कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन उससे गैदर कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं उससे कि उस बच्चे के क्या क्या नॉलेज है, क्या क्या ज़रूरत है इसको देने की, है ना। थ्रू द असेसमेंट ड्यूरिंग टीचिंग, हम जब पढ़ा रहे होते हैं उनको इंग्लिश लैंग्वेज, तो हम उसके दौरान हम क्या करते हैं,
ऐसी इन्फॉर्मेशन गैदर करते जाते हैं, अपनी कॉपी में लिख लेते हैं, अच्छा इस बच्चे को ये चीज़ की प्रॉब्लम है, हम क्या करते हैं हेल्प, फिर टीचर उसको डिटरमाइन मतलब चेक कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है, उसके बाद क्या करता है बच्चा टीचर क्या करता है उसको हेल्प करता है, मतलब कि उसको समझाता है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करना, उसकी स्ट्रेंथ पता चल जाती है। ऐसे करने से क्या होता है कि टीचर को उसकी अच्छी चीज़ों के बारे में पता चलता है, और गैप आ गए हैं, है ना, और इससे ये एक गाइड हो सकता है which serves to guide teacher adapting curriculum and teaching learning approaches। तो एक टीचर को समझाता है कि भाई तुम कैसे तरीका अपना सकते हो, क्या नीड है बच्चे की, ये सब पता करता है क्या वैल्यूएशन। इट मीन्स रेगुलरिटी ऑफ असेसमेंट। फ्रिक्वेंटली हम क्या करते हैं, यूनिट टेस्ट ले रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं, बच्चे को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके गैप्स निकाल के दे रहे हैं, उसको मेजर कर रहे हैं, हम टेस्ट पे टेस्ट लेते हैं, री टेस्ट ले रहे हैं, डेली एक एक चैप्टर का यूनिट टेस्ट ले रहे हैं, कल आपका टेस्ट है ना, इस तरह से फीडबैक देते हैं उन बच्चे को, अच्छा कल से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। हाँ, बच्चे को बोलते हैं कि तुम इसकी कॉपी चेक करो, तुम इसकी कॉपी चेक करो, पीयर असेसमेंट करवाते हैं, यूनिट टेस्ट करवाते हैं, डायग्नोस लर्निंग गैप्स को चेक करवाते हैं, करेक्शन करवाते हैं। तो ये क्या है, कंटिन्यूसली हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं, कि मतलब कि ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस हम क्या कर रहे हैं, बच्चे का फ्रिक्वेंट टेस्ट लेके हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, गैप को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कंप्रिहेंसिव जो होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब कि होलसम 360 इवेल्युएशन, मतलब कि 360 इवेल्युएशन पता क्या होता है, जिसमें हम हर एक पक्ष, अपने बच्चे की पर्सनैलिटी का हर एक पक्ष को जांचने की कोशिश करते हैं, है ना। चाइल्ड प्रोग्रेस कैन नॉट बी डन सेग्रीगेट मैनर, मतलब कि अलग अलग नहीं हो सकती, ये सारी इकट्ठी ही होगी। सिर्फ हम बुद्धि का विकास कर देंगे अगर बच्चे का अफेक्टिव डोमेन नहीं है डेवलप, उसका इमोशंस नहीं आ रहे हैं पढ़ाई में, तो उसकी जो लर्निंग है वो आउटकम्स एप्लीकेशंस पे नहीं आ पाएगा, वो सिर्फ रटंत विद्या बन जाएगी उसकी, है ना। तो मतलब सिर्फ रट ही रहा है, उसको फैक्ट्स याद है, बट उसको फैक्ट्स कैसे एप्लीकेबल करने हैं विद इमोशंस, हैंड हार्ट और क्या बोलते हैं हेड, बोलते हैं ना कि दिल दिमाग और हाथ, ये तीनों अगर साथ मिल जाएं तो आपकी जो लर्निंग आउटकम है वो बेस्ट हो जाता है। तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है ये, कि जिसमें हम क्या करते हैं, हेड सिर, और जो मेंटल से रिलेटेड हो गया हैंड, हो गया हाथ, और हैंड हार्ट, और क्या है हार्ट, है ना, दिल। तो ये तीनों का मिश्रण होना चाहिए, तब जाके क्या होगा कि आपकी जो लर्निंग है वो परफेक्शन में जाएगी। तो यहाँ पे बताया गया है कि प्रोग्रेस जो है वो सेग्रीगेटेड नहीं हो सकता, हमारी बौद्धिक क्षमता, हमारी सोशल क्वालिटीज़, ये सब हमारे किस में आएगी, कंप्रिहेंसिव में आएगी, जिसमें हमारा स्कॉलस्टिक, क्या बोलते हैं, स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक। स्कॉलस्टिक होता है जो सब्जेक्ट है हमारे, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, जो भी है बच्चे के जितने भी 5 सब्जेक्ट होते हैं, एसएसटी, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो ये पांचों के पांचों जो है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं। इन सब्जेक्ट्स में बच्चे का असेसमेंट होता है ना। असेसमेंट कैसा होता है, जो ड्यूरिंग प्रोसेस हो रहा होता है, जिसको हम यूनिट टेस्ट कहते हैं, जो 4 होते हैं, जो FA, जिसे हम कहते हैं FA1, FA2, FA3, FA4, जो कि 40 मार्क्स का होता है, 10-10 नंबर का होता है। ये डिवाइडेड होता है, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हो जाता है। बट अगर हम देखें वहाँ हम देखें समेटिव असेसमेंट, जो देखें जो कि जो आपका एक फाइनल जजमेंट होती है, जिसमें आप ये आपको ये पता लगता है कि आपके इतने नंबर आए, आप इतने रैंक पे हो। ये हमारे क्या है, सब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें हम कैसे हैं, SST में हम कैसे हैं, हमारे SST में कैसे स्कोर्स आ रहे हैं। स्कोर कार्ड जो होता है वो बेसिकली स्कॉलस्टिक होता है, एकेडमिक एरिया होता है। बाकी जो को स्कॉलस्टिक होता है ना, वो होता है सारी करिकुलर एक्टिविटीज़, मतलब बच्चा कैसा है, उसका व्यवहार, बिहेवियर, एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड्स, उसके मोरल्स, उसका इमोशन डोमेन, उसका साइकोमोटर क्या होता है, जो
फिज़िकल वो कितना एक्टिव है, फिज़िकली वो कितना जब बीमार तो नहीं है ना। हर चीज़ देखनी होती है, क्रिएटिविटी कितनी है उसकी, लाइफ स्किल्स क्या है, कितना वो यू नो होता है। कुछ बच्चे एकेडमिकली अच्छे नहीं होते, कुछ लोग दोनों में ही अच्छे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों एस्पेक्ट जो होते हैं हमारे किस में ऐड होते हैं, दोनों ही एस्पेक्ट जो होते हैं हमारे कॉम्प्रिहेंसिव में ऐड होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कॉम्प्रिहेंसिवली होलिस्टिक वे में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, ये कोशिश करते हैं। ये दो एस्पेक्ट आपको पेपर में लिखने ही हैं, स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक। इसकी ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट चेक करने की कोशिश करते हैं। बच्चे की एबिलिटीज़ क्या हैं, एटीट्यूड्स हमने बात की कि एप्टीट्यूड्स, इसको इन सब को एक रिटन वर्ड्स में लिखा जाता है और एक तरीके का लिखा जाता है कि भाई हाँ बच्चे को ये आता है ना। एनेक्डोटल हो गया, कम्युलेटिव रिकॉर्ड हो गया, ये सब चीज़ें इसमें, पोर्टफोलियो हो गया। सिंस ये हो गया हमारा, बहुत सारे टूल्स टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं। अब टेस्टिंग होता है जिसमें हम टेस्ट करके ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल, ये सब चीज़ें लेते हैं। नॉन टेस्टिंग हो गया जैसे ओरली पूछ लिया। अब इससे क्या होता है कि इसमें हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब टेस्ट टूस्ट लेके इससे क्या बढ़ रहा है बच्चे का। तो बच्चे का सबसे पहला तो होता है नॉलेज बढ़ रहा है। नॉलेज किसको नहीं चाहिए, नॉलेज बढ़ रहा है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है ना, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन बढ़ रही है, अप्लाई कर पाएगा। देखो कोई भी हमने ये किस में पढ़े हैं, हमने ये RCM अप्रोच में पढ़े हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा है कि बच्चे का जो पहला स्तर होता है ना कोई भी चीज़ को सीखने का, वो पहले फैक्ट्स को रटता है, नॉलेज गेन करता है। नॉलेज इज समहाउ इन्फॉर्मेशन। कोई भी कॉन्सेप्ट टीचर ने पढ़ाया, कोई भी स्टोरी पढ़ाई, तो उसने पहले उसका नॉलेज दिया, फिर वो अंडरस्टैंड करेगा, अच्छा 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 ऐसा होता है। वो अपने अपने ऊपर अपने से लिंक करने की कोशिश करेगा। अप्लाई मतलब कि उसको अब अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करेगा। फिर एनालिसिस एक हायर प्रोसेस होती है। फिर एवेलुएट करने की कोशिश करेगा कि मैंने सीखा। फिर हाईएस्ट प्रोसेस होती है क्रिएटिविटी, जो कि हमने पढ़ी है। ये हमारे होते हैं कि जिसमें हम चेक करने की कोशिश करते हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, ये एक प्रोसेस होती है। आपने ये उसमें पढ़ा होगा ब्लूम की टेक्सोनॉमी में। कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन जो होती है, अब तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि एक तरीके का स्कूल बेस्ड एवेल्यूएशन होती है, जिसमें बच्चों के ऑल एस्पेक्ट्स को चेक किया जाता है। एक डेवलपमेंटल होती है, विकास एक प्रक्रिया होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, 2 फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे, 2 प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक बच्चे को लर्न करना आए, उसके बिहेवियर में चेंजेस आए, बच्चे को कॉन्सेप्ट पता हो और साथ ही साथ वो बिहेवियर में उसको आए। हम इसमें चेक करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे की इंडिविजुअली बच्चे की एबिलिटीज़ को चेक करते हैं, बच्चे की पोटेंशियलिटीज़ को चेकआउट किया जाता है। पोटेंशियलिटी मतलब कि वो कितना सक्षम है कोई काम करने को, है ना, ये हो गया। और उसके बाद इसमें हम ट्रेडिशनल बेस्ड के अकॉर्डिंग, ये मतलब पहले हमको सबको पता है कि मेजरमेंट की जाती थी, आपके नंबर ही सर्वा होते थे, नंबर ही एक महान माने जाते थे। अगर मान लो कि आपके नंबर ज़्यादा आ गए तो आप ही सब कुछ हैं। कोई इवैल्यूएशन प्रोसेस जैसा कोई वर्ड नहीं था। फिर धीरे धीरे इवैल्यूएशन हुई कि उन्होंने कहा कि भाई नंबर को हटाओ, असेसमेंट लाओ, क्वालिटी लाओ। क्वालिटी में जिसमें इंट्रोड्यूस किया गया असेसमेंट फॉर लर्निंग ड्यूरिंग, है ना। ऐसे सिर्फ आप जज नहीं कर सकते ना बच्चे को, क्वांटिटी में नहीं आप तोल सकते, और भी बच्चे के अंदर कोई क्वालिटी हो सकती है। फिर आया हमारा न्यू कॉन्सेप्ट जिसको हम CCE बोलते हैं, मतलब लगातार सतत जो है इवेल्युएशन बच्चे का हो जाना चाहिए। और ये अंगेज्ड है ट्रेडिशनल से, है ना, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से, जो कि काफ़ी टीचिंग ओरिएंटेड थी, मतलब टीचर ओरिएंटेड थी। जो टीचर ने जज कर दिया वही पत्थर की लकीर हो गई। अब टीचर हर एक चीज़ को, हर एक पक्ष को असेस कर रहा है, उसको समझने की कोशिश कर रहा है। एक ब्रॉडर कंसेप्ट बन गया, ना सिर्फ उसके चैप्टर को ही असेस कर रहा है कि बच्चे का ये चैप्टर आता है उसको तो बस यही नहीं,
हाफ ईयरली, जैसे हमने ना सिर्फ हम उसमें उसके हाफ ईयरली एनुअली जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, असेसमेंट्स हो रही हैं, वो सब चेक करते हैं, बल्कि हम उसकी एक होलिस्टिक वे में हम उसको चेक करते हैं, उसके डेवलपमेंट को फोकस करते हैं। अब इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मतलब कि सीसीई के क्या उद्देश्य हैं। सीसीई के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, तो उद्देश्य तो हमको पता चल गया ना कि इसमें मतलब कंटिन्यूस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए बच्चे का हर सर्वांगीण विकास, चाहे वो कॉग्निटिव हो, अफेक्टिव डोमेन हो, साइकोमोटर हो। ये हमारी ब्लूम की टेक्सोनॉमी आ गई, जिसको हम कैप भी बोलते हैं। कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर तीनों ही डोमेन इसमें आने चाहिए। ये किसको बोलते हैं, होलिस्टिक को, होलिस्टिक डेवलपमेंट हमें चाहिए। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी सीसीई का। सीसीई क्यों हमें चाहिए, क्योंकि हमें कि ये बच्चे के तीनों डोमेन इंक्रीज़ हों। हम चाहते हैं कि बच्चे का एम्फेसिस किस पे हो, ठीक है, मेमोराइज के अलावा भी उसे और भी चीज़ें स्किलफुल हो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इवेलुएट कर सकें। देखो सीसीई अगर नहीं हो, मतलब वैल्यूएशन नहीं हुआ कंटिन्यूसली, अगर नहीं हुआ तो हम टीचिंग में अपडेशन ही नहीं लाएंगे, वही सेम घिसा पिटा लेक्चर मेथड ही चलेगा। उसमें आज कल इतनी इवैल्यूएशन हो गई है, मतलब इतना ज़्यादा अपडेशन हो गई है, मतलब आईसीटी का ऐड होना टीचिंग प्रोसेस में, मेथड्स में चेंजेस आना, टीएलएम का यूज़ किया जाना क्लासरूम के अंदर, एक टीचिंग लर्निंग इंटरेक्टिव बन चुकी है ना। तो ये इवैल्यूएशन कैसे होगी, इवैल्यूएशन ये प्रोसेस लाई गई है ना 2009 में। हमारा जो है आरटीई जो एक्ट है, उसकी सेक्शन 29 है मेरे ख्याल से, 29 सेक्शन 1 है ना, उसमें ये सीसी इंट्रोड्यूस किया गया है। किसके द्वारा, सीबीएसई के द्वारा, सेंट्रल बोर्ड है ना, सीबीएसई के द्वारा। और हम इसमें आ जाते हैं, तो इससे हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो भी क्या हो रहा है, इवैल्यूएशन हो रही है, उसकी भी इवैल्यूएशन हो रही है। यूज़ इवैल्यूएशन टू इम्प्रूव, हमें क्यों चाहिए ये, क्योंकि हमें इम्प्रूवमेंट लाना, बच्चों में सुधार लाना है। देखो सब लोग अगर रटते रहेंगे तो कोई भी एक अच्छा स्किल नहीं हो पाएगी। तो हमें क्या करना है, एक इम्प्रूवमेंट लाना है, अचीवमेंट उनकी बढ़े, हम उनको रेगुलर डायग्नोस करें। एक डॉक्टर होता है वो क्या करता है, डायग्नोस करता है, कोई चीज़ को पहले चेक करता है क्या घटनाक्रम हो गया है आपके अंदर, तब जाके दवाई देता है। पहले दवाई देता है फिर चेक करता है, ऐसा नहीं, पहले चेक करता है कि क्या प्रॉब्लम क्या है। हम भी बच्चों में पहले क्या करते हैं, प्रॉब्लम चेक करने की कोशिश करते हैं, डायग्नोस करते हैं, फिर उसके हिसाब से रिमेडियल इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ये किस में होता है, वैल्यूएशन में होता है। एक कम्प्रिहेंसिवली हम बात कर रहे हैं। क्वालिटी कंट्रोल डिवाइस, ये हो गया। यूटिलिटी बेसिस होना चाहिए, मतलब जो भी हम डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं वो ऑथेंटिक होना चाहिए। ये नहीं है कि आप अपनी कसक निकालने के लिए आप किसी बच्चे को टारगेट कर रहे हो, उसकी गलतियाँ निकाले जा रहे हो, नहीं। अगर ज़रूरत है कि बच्चे में चेंजेस आए तो हाँ टीचर स्टेप ले सकता है ना। यूटिलिटी, डिज़ायरेबिलिटी, इफ़ेक्टिव, मतलब कि उसका आपको पता है कि इसका आउटकम क्या आने वाला है, बच्चा ज़्यादा वो तो नहीं हो जाएगा, हाइपर तो नहीं हो जाएगा, ये सब का आपको अनुमान होना चाहिए, तब जाके आप एक्शन लोगे। ऐसा नहीं, डिसीज़न आपको लेने पड़ेंगे बच्चों के लिए, क्योंकि आप चाहते हो कि बच्चे की इफ़ेक्टिवनेस हो, उनकी लर्निंग हो, पॉसिबल हो। ये सब हो गया हमारा। तो फंक्शंस क्या हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, मतलब कि क्या काम करता है, वही आ गया कि भाई सेम ही होगा कि हम क्या करते हैं, जब हमारा सीसी हमारा हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, हमारी जो टीचिंग स्ट्रैटेजी है उसमें इफेक्टिवनेस आती है, हम अपडेट हो जाते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, लर्निंग की प्रोग्रेस होना शुरू होती है, उसकी अचीवमेंट का पता चलता है, उसके हर एक एरियाज़ के बारे में पता चलता है ना। कंटिन्यूसली एवेल्यूएशन जब हो रहा होता है तो हम उसकी वीकनेस का पता लगा सकते हैं, कहाँ वीक पॉइंट्स हैं, कहाँ पे अच्छे पॉइंट्स हैं उसके, कहाँ पे इसको शाबाशी देनी है, कहाँ पे इसको बताना है, चेक करना है इसको, है ना। इमीडिएट फीडबैक, टीचर को इमीडिएट, मतलब कि इमीडिएटली हम क्या करते हैं, हमें पता चलता है बच्चे को कहाँ पे, है ना। ये सब इवैल्यूएशन के दौरान ही होता है। अगर इवैल्यूएशन नहीं करोगे ना
तो आपको ये सब आप में चेंजेस नहीं आएंगे, बच्चे में चेंजेस नहीं आएंगे और समाज नहीं बदलेगा। तो यही एक स्टेप होता है टीचर का कि भाई टीचर कैसे बच्चे को इन्वॉल्व कर रहा है इस प्रोसेस में। और मोटिव यही रहता है कि बच्चे की अच्छी हैबिट्स हों, उसके एरर्स करेक्ट किए जाएं, उसको डायरेक्शन दी जाए, उसकी जो गोल है, वो जो चाहता है, उसे जो पसंद है उसको उसके बारे में बताया जाए, है ना, अचीव करने में मदद की जाए। टीचर का काम ही यही होता है। टीचर एक तरीके का दास है, किसका? बच्चे का। वो उस मतलब ऐसा नहीं है, दास बनना पड़ता है, दास भी है और साथ में फ्रेंड भी है, फिलोसोफर भी है, काउंसलर भी है, सब है टीचर, जो कि उसको बता ही रहा है। देखो, अगर टीचर उसके मन को पढ़ लेगा ना, तो मतलब कि वो फेवरेट ही है उसका। लर्नर डिटरमाइन द एरियाज ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये तो आप इतना नहीं। आइडेंटिफाई द एप्टीट्यूड इंटरेस्ट, ये भी हम चेक कर सकते हैं बच्चे का एप्टीट्यूड कैसा है, किस एक्टिविटीज़ में ये इसका ज़्यादा ध्यान रहता है, तो हम उसको काउंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो, हर चीज़ टीचर को याद नहीं रह सकती, पर वो टीचर की क्या कर सकता है कि उसके पास डायरी होती है, जो कि उसमें सबके रिकॉर्ड्स होते हैं। वो सिर्फ ओरली या फिर ऐसे बातचीत करके भी पता लगा सकता है। अब ये भी होता है कि जब वो टीचर इतना इवेलुएट कर रहा होता है, तो वो ये भी डिसाइड कर सकता है, ये भी पता लगा सकता है कि उसके लिए कौन सा बेस्ट फ्यूचर रहेगा, बच्चा कौन सा सब्जेक्ट उसको चॉइस लेनी चाहिए, कौन सा करियर पाथ चूज़ करना चाहिए। इन्फॉर्मेशन बच्चे को टीचर के द्वारा मिल जाती है कि यार तेरा इसमें इंटरेस्ट है, तुम यही करना। ऐसे टीचर करते हैं। पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य है, वही है ऑब्जेक्टिव्स। पर्पस इसीलिए कि इंटीग्रल टू द टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। प्राइमरी पर्पस क्या है असेसमेंट करने का? हमारा प्राइमरी पर्पस यही है कि हम टीचिंग और लर्निंग को एक सुचारू रूप से चलाएं, है ना। हमें बच्चों में फियर ना हो, एंजाइटी ना हो पेपर को देख के। डेली अगर हम उसको एवेलुएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसका फियर, एंजाइटी जो होती है, ट्रॉमा होता है, भाई ये कैसे मैं पढ़ूंगा, है ना। तो जो वो रेगुलरली वो उसको असेस किया जा रहा है, तो उसको तो पता है यार पेपर है, मैं तो कर ही लूँगा। आजकल के बच्चे ना फ्री माइंडेड रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनका डेली ही असेसमेंट हो रहता है, डेली ही टेस्ट हो जाता है, हफ्ते में 2 बार तो हो ही जाता है, रिटन हो जाता है, ओरल तो होता ही नहीं है, रिटन हो जाता है। तो बच्चा फ्रीडम फील करता है यूनिट टेस्ट में, फिर वो इतना टेंशन लेने की कोशिश नहीं करता। तो एग्जामिनेशन का फियर जो है वो कंप्लीट करने के लिए, बच्चे की लर्निंग गैप्स को कंप्लीट करने के, मान लो कि यूनिट 1 करवा दिया है टीचर ने, और वो टेस्ट दे रहा है, टेस्ट से पता चलेगा कि किन बच्चों को आंसर आ रहा है लिखने, किन बच्चों की सेंटेंस फॉर्मिंग गलत है, किन बच्चों की वोकेबलरी में ज़्यादा मिस्टेक्स है। टीचर उसको चेक करता है, जब वो चेक करता है तो उसको पता चलता है उसकी स्ट्रेंथ। अच्छा, ये बच्चा अच्छे से लिख लेता है, ये बच्चा प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको गाइडेंस देता है टीचर। अच्छा बेटा, आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे नीड है सुधारने की, आपको यहाँ सोच रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है ना। इस तरह से टीचर क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है बच्चों के गैप्स। ऑर्गेनाइजिंग रिमेडियल मेजर, अब बच्चों के डायग्नोस कर लिए उसने, डायग्नोस कर लिए। मान लो कि अब मेरे को पता है कि बच्चों की मिस्टेक्स बहुत होती हैं, कुछ बच्चों की वोकेबलरी, कुछ बच्चों के सेंटेंस। हम क्या करेंगे, उसको रिमेडियल अलग से हम उसको समझाएंगे, बच्चा ऐसा ऐसा ऐसा। बच्चा डिफ़िकल्टी फेस कर रहा होता है, वो बोल नहीं पाता है, शाइनेस की वजह से वो नहीं बोलता। कुछ बच्चे बोल भी लेते हैं, बट कुछ बोल भी नहीं पाते। तो हम खुद ही चेक करके उनको खुद ही रिमेडी देने की कोशिश करते हैं। मोटिवेट लर्नर्स, ये तो काम होता ही है, ये तो प्राइमरी काम होता है टीचर को, कि वही उसको मोटिवेट करना काम के लिए, उसको प्रेरित करते रहना, फीडबैक देते रहना। अगर अच्छा किया तो अच्छा, गुड, वेल डन ऐसे बोलेंगे। अगर नहीं किया अच्छा, तो फिर उसको स्पेसिफिक टाइम में अलग से हम उसको बता देंगे कि बच्चा ये प्रॉब्लम है आप में, है ना। एक अशेम्ड भी फील होते है बच्चे को कि पूरी बड़ी क्लास में टीचर ने ऐसे बोल दिया। कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस, जो भी परफॉर्मेंस बच्चे ने दी है उसको अवेयरनेस हो कि मैं यहाँ पे अचीव कर पाया और यहाँ पे मैं रह गया। टाइम टू टाइम टीचर के साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, जो कि यही इसीलिए होती है ताकि बच्चे को, पेरेंट्स को बताया जाए पर्सनल रीज़न से, फैमिली प्रॉब्लम्स, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स
क्योंकि ये जब जो होती है एडजस्ट करने की, नेगलेक्टिंग द स्टडीज़, इससे क्या होता है कि बच्चे का जो परफॉर्मेंस है वो सडनली क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। इसलिए हमें ये सब हरकतें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अपना फैमिली प्रॉब्लम है, माँ बाप लड़ रहे हैं, बच्चे लड़ रहे हैं, जॉइंट फैमिलीज़ हैं, बच्चे का ध्यान नहीं है, बच्चे को फ़ोन दे दिया है। तो ऐसे इस तरह से जो पेरेंट्स होते हैं जो फ़ोन दे देते हैं और भूल जाते हैं कि उनको चेक भी करना है, उनको एक फीलिंग ऑफ जवाबदारी हो उनकी भी, कि हम घर जाएंगे तो हमारे पेरेंट्स हमारे नंबर चेक करेंगे, तो एक जवाबदारी होती है। तो उससे वो एक तरीके का बच्चे की नेगलेक्शन जो होती है, नेगलेक्ट कर देता है जो अपनी गैप्स को, अपनी परफॉर्मेंस को, वो गैप को नहीं कर पाता है। अगर ऐसा होगा जॉइंट फैमिलीज़ में, कोई चेक ही नहीं करता है, घर जाओ तो कोई पूछता ही नहीं है बैग खोलो या नहीं खोलो, नहीं, ठीक ठीक, बेशक पेरेंट्स को आए नहीं आए उसको, हाँ, ये होना चाहिए कि मेरा बच्चा अभी घर पे है, ये पढ़ के आया है, इससे पूछना ज़रूरी है। चाहे आता नहीं हो, आता हो, नहीं आता हो, फिर भी उसके पास बैठ के उससे ये पूछो तो, कि हाँ, कि मेरी माँ मम्मा पापा मेरे से पूछते हैं, है ना। इससे परफॉर्मेंस बच्चे की स्टेगनेंट रहती है, मतलब कंटिन्यूस रहती है। अगर बच्चे से ये सब नहीं किया जाता टाइमली, वो ये सब देख रहा होता है, तो फिर उसकी परफॉर्मेंस में बदलाव आ जाते हैं। असेसिंग लर्निंग प्रोग्रेस होलिस्टिकली, हम किसी भी बच्चे की लर्निंग प्रोग्रेस, कितना वो लर्न कर पा रहा है ना, कितना उसका दिमाग इमोशन में कंट्रोल, फिज़िकली वो कितना स्ट्रॉन्ग, और कल्चरली वो कितना पार्टिसिपेटिव है और कोऑपरेटिव है या नहीं है, ये सब हम क्या करते हैं, लगातार कंटिन्यूसली हम उसको चेक डाउन करते जाते हैं, चेकआउट करते जाते हैं। और सिर्फ हम उसकी अटेनमेंट्स पे ध्यान नहीं देते, बल्कि हम उसकी वीकनेस को भी असेस करते हैं। उसका नॉलेज परफॉर्मेंस कैसा है, उसकी स्किल्स कैसी हैं, वो कैसे बातचीत करता है, उसके अंदर क्या काबिलियत है, इंटरेस्ट क्या है, क्या उसमें मोटिवेशन है, क्या चीज़ें हैं जो उसको पार्टिसिपेटिव बनाती हैं। ये सब हम क्या कर रहे हैं, असेसिंग लर्निंग प्रोग्रेस हम क्या करते हैं, होलिस्टिकली चेंज देखते हैं। मल्टीपल एविडेंस हम क्या करते हैं, कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, हम क्या करते हैं उसके द्वारा, रेटिंग स्केल हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, नेट टोटल हो गया, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गए, है ना, बहुत सारे तरीके हो गए, गेम्स, स्पोर्ट्स, ये सब ये होते इसलिए हैं कॉम्पिटिशन्स, जो हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं बच्चे का, और फिर इसके बेसिस हम इंफॉर्मेशन ले आते हैं और प्रोग्रेस चेक करते हैं कि प्रीवियस ईयर में ये इतना पार्टिसिपेटिव था, इसमें तो ये बिल्कुल था ही नहीं, क्यों, क्या कारण है। ये सब हम क्या करते हैं, फ्री फ्रॉम बायसनेस। टीचर अगर बायस हो गया तो वो अनपढ़ ही रह गया। ये तो कतई सत्य बात है कि अगर टीचर बायस है ना, कुछ बच्चों को वो पुराने ज़माने में होता था, आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम एज अ टीचर हमें ये सिखाया जाता है कि भाई हमें सबके साथ इक्वली ट्रीट, इक्विटी के साथ रहना है। बच्चे के शूज़ में जाके हमें एम्पैथी होनी चाहिए, ना कि सिंपैथी। हमें सिंपैथी कार्ड नहीं खेलना है बच्चों के साथ। तो ये हमारा क्या था, इवैल्यूएशन, और थोड़ी उसकी रिलेटेबल टर्म्स थी। अब इवैल्यूएशन हम कहाँ पे करेंगे, हम अंग्रेजी की बात कर रहे हैं ना, अंग्रेजी में हम कैसे करेंगे। हम सबको पता है कि अंग्रेजी में इवैल्यूएशन हम LSRW को देखते हैं। LSRW मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, रीड करते हैं, राइट करते हैं, सोचते हैं। ये सब क्या है, हमारी क्या है, ये लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं। लिंग्विस्टिक स्किल्स मतलब लैंग्वेज के रिलेटेड हम क्या चाहते हैं। हमने जो लेसन प्लान्स बनाए हैं, है ना, उनमें हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, कि बच्चे की प्रोफिशिएंसी हो, लैंग्वेज उसको बोलना, पढ़ना, सीखना, है ना, सुबह आए, बोलना सीखे, वो एक्सप्रेस करना सीखे, कॉम्प्रीहेंशन उसका हो पाए। तो बेसिक जो हमारी जो स्किल्स है ना, वो LSRW ही है। इस पे ही हम क्या करेंगे, बच्चे की प्रोफिशिएंसी लेके जाएंगे। तो यही 4 स्किल्स हैं जो कि हमें मेजर गोल इसमें यही होता है कि इसको अटेन करना। पर ये अटेन कैसे होगी, तो मतलब अटेनमेंट ऑफ बेसिक प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज को हमने सीखना है तो हमें ये 4 चीज़ें तो आनी ही चाहिए, LSRW, ठीक है।
अब ये कैसे होगी, देखो जैसे कैसे होलिस्टिकली मतलब कि कम्प्रीहेंसिवली हम कैसे इसको डेवलप करेंगे। कम्प्रीहेंसिवली कैसे, जैसे हम बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ तो मेरी स्पीकिंग स्किल इंक्रीज़ हो रही है, और मैं बोल रही हूँ कोई मुझे सुन भी रहा होगा, ठीक है। तो अभी मैं बोल रही हूँ तो आप लोग मुझे सुन रहे हो, तो आपकी जो लिसनिंग की पावर है वो इंक्रीज़ हो रही होगी और मेरी बोलने की इंक्रीज़ हो रही होगी। तो यहाँ साइमल्टेनियस जो भी बोलते हैं इसको, साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो हम ये दो चीज़ें हैं, स्पीकिंग और हमारी क्या है, लिसनिंग, ये हमारी साथ साथ चल रही है, ठीक है, एक ही टाइम पे चल रही है। जैसे क्लास में कोई बच्चा बोल रहा है तो बाकी बच्चे सुन रहे होंगे, तो उनकी स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों ही बढ़ रही होगी। जब बच्चे लिख रहे होंगे, ठीक है, जैसे टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा, कुछ क्वेश्चन लिखा, तो वो रीड करेंगे पहले, है ना, पहले वो देखेंगे, उसको रीड करेंगे और फिर लिखेंगे। तो इससे इससे बच्चे को ये यहाँ पे भी दोनों ही एक्टिविटीज़ में भाग लेना है। तो ये क्या हो रहा है, इससे हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि लैंग्वेज का ऑब्जेक्टिव्स हमारा यही है कि हमारी जो है वो लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी इंक्रीज़ हो, मतलब कि हम ये जो है प्रोफिशिएंट हो, हम बोलने में, कंप्रीहेंड करने में हमें कंप्रीहेंशन अच्छे से आए, आर्टिकुलेशन आए, मतलब कि हम जब रीड कर रहे हैं तो उसमें जो उतार चढ़ाव होता है, कहाँ पे पॉज करना है, कहाँ पे क्वेश्चन है, तो कैसे हम प्रोनाउंस करना है, एक्सप्रेस कर पाएँ अपने भावों को, आइडियाज़ को, यही है। लिसनिंग और रीडिंग जो है वो डेवलप, जब हम सुनते हैं और फिर रीड करते हैं तो इससे हम क्या कर रहे होते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं वर्ड्स को, क्या मीनिंग हुआ है इसका, ना। जहाँ पहले हम सुनते हैं किसी को, तो हम तब भी हम क्या कर रहे होते हैं, एक्टिवली हम क्या कर रहे हैं, तो उसको, उसके वर्ड्स को डिकोड करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो वही होता है कि कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स भी हमें इंक्रीज़ करनी है। बोलना, लिखना, जब हम बोलते हैं, कोई भी हम स्पीक कर रहे हैं, वो हम सोच के बोल रहे हैं, सोच के, है ना, कॉन्शियसली हम उसको सोच रहे हैं, फिर जाके हम स्पीक कर रहे हैं। वैसे ही लिखने में भी जब हम सोचते हैं फिर हम लिखते हैं उसको, मतलब कि हमारी जो दिमाग में वोकेबलरी होती है, हम क्या करते हैं, उसको लिखते हैं। इससे हमारा एक्सप्रेशन बढ़ रहा है। तो मतलब बेसिकली अगर हम क्रिस्प देखें तो हमें कंप्रीहेंशन बढ़ाना है। कंप्रीहेंशन मतलब ये टेक्स्ट पढ़ के हमें समझ में आ जाए। दूसरा हमने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, मतलब कि कोई चीज़ को हमें एक्सप्रेस करने आना चाहिए, हम बोल पाएँ, समझ पाएँ। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी दो भागों में डिवाइड हो गई है। एक होता है कंप्रीहेंशन, दूसरा होता है एक्सप्रेशन, आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन। अब कंप्रीहेंशन में हम क्या करते हैं, रीड करते हैं या फिर लिसनिंग करते हैं, और इसमें हम स्पीकिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं। जब हम कोई भी एक्सप्रेशन बोल रहे हैं, कॉन्शियसली बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो फिर कॉन्शियसली हम उसको पहले सुन रहे हैं, अपने दिमाग में ला रहे हैं वोकेबलरी, फिर हम उसको लिख रहे हैं, तो एक्सप्रेस कर रहे हैं ना। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हमें क्या करना है, ये CCE का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्वॉल्व करना है। इसमें ये है कि CCE यही है कि कंटिन्यूसली हम क्या करते हैं, FA ऐसे लेते हैं। तो ये हमें कंटिन्यूसली बच्चों का लैंग्वेज पढ़ाते समय लैंग्वेज स्किल को इम्प्रूव कराना है, उसकी प्रोग्रेस देखते रहना है। कंटिन्यूसली हमें उसकी चेकिंग होती रहनी चाहिए, इवेलुएट कौन सी स्किल्स को करना है, 4 स्किल्स को करना है। अलॉन्ग विद द ग्रामर, ना सिर्फ हमें LSRW को ही इंक्रीज़ करना है, ग्रामर का जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, फंक्शनल पार्ट होता है जो कि नरेशन, वॉइस और ये सब, सेंटेंसेस, टेंस और ये सब होता है, जो फंक्शनल पार्ट होता है। सॉरी गाइस। तो ग्रामर का पार्ट भी हमें बच्चे का इंक्रीज़ करना है। और लिटरेचर कि बच्चे को पोएम, प्रोज, स्टोरी राइटिंग ये सब आता है या नहीं आता है, डिबेट, डिस्कशन, ये सब चीज़ें करवा के हम इसकी बच्चे की लैंग्वेज में एक अच्छा महारत हासिल करवाते हैं। और CCE जो होता है वो कंटिन्यूसली हम क्या करें, वो लर्नर सेंटर होता है, जिसमें बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। फॉर्मेटिव होता है जो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन बच्चा टीचर पढ़ा रहा है उसके दौरान ही। समेटिव होता है कि एंड, टर्म के एंड में
जब समेटिव असेसमेंट किया जाता है, इस तरह से असेसमेंट किया जाता है और बैलेंस एस्टिमेट किया जाता है बच्चे की लैंग्वेज लर्निंग कैपेसिटी कितनी हुई है, कितनी ग्रोथ हुई है, कितना वो बोल पाएगा, है ना। रूब्रिक्स के थ्रू हम क्या करते हैं, चेक करने की कोशिश करते हैं। तो टीचर को चाहिए कि भाई क्या करे, बच्चे की कॉग्निटिव स्किल्स बढ़ाए, उसकी बुद्धि भी बढ़ाए, नॉलेज बढ़ाए। और इसमें कॉन्सेप्ट किसका यूज़ करे, ब्लूम की टैक्सोनॉमी का। ब्लूम की टैक्सोनॉमी क्या कहती है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, और यही था ना, 4 थे उसके, नॉलेज गेन करो, अंडरस्टैंड करो, फिर अप्लाई करो, यही था उसके। CAP जो है, CAP मतलब कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। अब टेक्निक्स, तरीका, क्या तरीका हो सकता है एवेलुएट करने का, तो भाई 2 प्रकार से दिया है यहाँ पे। एक होता है पूछना, पूछ के क्वेश्चन कर लिया, दूसरा लिख के, ठीक है, दूसरा रिटन टेस्ट। ओरल टेस्ट क्या होता है, अब ओरली पूछना है, ठीक है। ओरली मतलब जैसे स्पोकन इंग्लिश की क्लास होती है, जिसमें बच्चों को बोल के, है ना, सेंटेंस फॉर्म करने पड़ते हैं, डायलॉग्स, रोल प्ले, ये सब स्पोकन होती है। स्पीकिंग, रीडिंग करके दिखाना, ओरली चेक करना। चलो बच्चों 5 मिनट का टाइम है, आपको रीड करके दिखाओ 1 बाय 1, देखते हैं किसका बेस्ट होता है। तो ये सारे ओरल टेस्ट होते हैं। वाइवा जो होता है वो ओरल टेस्ट होता है, ओरली लिया जा रहा है। तो ये सारे टेस्ट जो होते हैं अपनी डिफ़िकल्टीज़ और डेफिशिएंसीज़ को चेक करने के लिए होता है। मान लो कि जब आप बोल रहे हो तो इससे टीचर सुन रहा है आपको, जब आप रीडिंग कर रहे हो, जोर से अलाउड रीडिंग कर रहे हो, तो इसके दौरान क्या हो रहा है, स्पीकिंग स्किल्स का चेकिंग हो रही है कि आप कैसे प्रोनाउंस करते हो, कोई भी चीज़ को कैसे रीड करते हो, ये सब चीज़ें। इसके दौरान क्या करता है टीचर, क्या करता है, जब आप रीडिंग का आपको टाइम मिलता है तो टीचर आपके वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन चेक कर रहा होता है। तो इम्प्रूवमेंट देयर प्रोनाउंसिएशन, स्पीच हैबिट, ज़्यादा पॉज तो नहीं दे रहा, कितना पॉज देना है, कितना रिदमिक रखना है, पोएम कैसे इसको राइम करना है ना। टेस्ट जो होता है वो बच्चे को अटेंटिव बनाता है, अलर्ट बनाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है, अटेंटिव। देखो, अगर आपको बताया नहीं जाए कि सिर्फ आपको शिक्षा ही शिक्षा लेते रहना है, पढ़ते ही जाना है ना, तो आपको पता ही यार क्या करेंगे पढ़ के, रहने देते हैं, लापरवाह हो जाएंगे, है ना। आपको पता है कि ये चैप्टर पढ़ के ये जो क्वेश्चन है पेपर में आने वाले हैं और ये नंबर बताएंगे कि आप गंवार हो या फिर इंटेलिजेंट। ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। गंवार और इंटेलिजेंट नंबरों से नहीं होता इंसान, फिर भी हम मान लेते हैं कि ऐसे। तो अगर बच्चे को बताया जाए कि इसमें से इस 5 लाइनों में से मैं पूछने वाली हूँ, तो बच्चा अटेंटिव होकर सुनेगा, अलर्ट हो जाएगा, उसको ये पता रहेगा कि अच्छा मैम पूछने वाली है इस पैराग्राफ से, तो हमें ये पैराग्राफ बहुत ध्यान से सुनना है। इससे क्या होता है कि बच्चे को स्टिमुलेशन मिलती है, मतलब फटाफट वो उसको ध्यान से सुनता है, उस जो मेंटल एक्टिविटी होती है वो स्टार्ट हो जाती है, मतलब एक तरीके का, मतलब अटेंटिवली वो बच्चा सुनता है। टेस्ट के नाम पर बच्चा कुछ भी हो जाए, कोई भी पार्टी शार्टी हो जाए, व्यक्ति टेस्ट के नाम पर पढ़ता ही पढ़ता है, ऐसा होता है। ये एंग्जाइटी करवा देती है या फिर अपने आप एक्टिवेट हो जाता है वैसा, है ना। ऑल्सो ओवरकम देयर शाइनेस, बच्चे की शाइनेस को रिमूव करना, है ना। ग्रेजुअली लर्न द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग। अब क्या होता है कि ओरल जब टेस्ट हो रहा होता है, इससे बच्चे भरी क्लास के अंदर रीड कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, तो उनका जो जो एरिया होता है ना शाइनेस का, कि ऐसे सीधे बच्चे होते हैं जो बेचारे बोल ही नहीं पाते, तो वो इम्प्रूव होता है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं। ओरल टेस्ट जो होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं। टेस्ट ऑफ रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन, कोई भी टेक्स्ट दे दिया, चैप्टर पढ़ा रहे हैं, प्रोज पढ़ा रहे हैं, उसके दौरान हमने क्या किया, रीडिंग टेस्ट लिया बच्चे का,
देखा कि भाई रीडिंग करते समय कितने अच्छे से उसको कंप्रीहेंड कर पा रहा है। पहले उसने पढ़ा, अलाउड रीडिंग की, उसके बाद उसने समझाने की भी कोशिश की, कितना उसको समझ में आया। टेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन, ये ओरल टेस्ट में आ जाते हैं। जब रीडिंग करवा रहा है टीचर तो उसमें प्रोनाउंसिएशन उसकी इंक्रीज़ हो रही है। बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं जो कि बच्चे से पूछे जाते हैं ताकि उसकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या हो, इंक्रीज हो, है ना। पीपल आस्क टू रीड द पैसेज, है ना। टीचर क्या करता है, उसको बोलता है कि चलो तुम रीड करो और फिर पैसेज को रीड करो अपने टेक्स्ट बुक का। चलो टीचर शुड टेक अ नोट ऑफ प्रोनाउंसिएशन। अब टीचर क्या करेगा कि उसके दौरान, इस टेस्ट के दौरान क्या करेगा, बच्चे की प्रोनाउंसिएशन के नंबर देगा, है ना। कि अभी आपके इस जो रीडिंग कर रहे हो इससे आपके नंबर डिसाइड हो रहे हैं, तो बच्चा अटेंटिवली इसको सुनेगा, करेगा। स्ट्रेस कहाँ देना है ये सब चेक करेगा। इंटोनेशन, इसके नंबर्स होते हैं, कैसे वो रीड कर रहा है। द परफॉर्मेंस शुड इवेल्युएटेड ऑब्जेक्टिवली। ऑब्जेक्टिवली क्या होता है और सब्जेक्टिवली? सब्जेक्टिवली होता है अपना ओपिनियन देना, और ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें कोई भी अपना ओपिनियन नहीं होता टीचर का, खुद का ओपिनियन, खुद के अपने बाइसनेस नहीं होते। उसमें जो आपको दिख रहा है वही आपको, उसको ही इवेल्युएट करना है। ऑब्जेक्टिव हो गया। फिक्स आंसर, द मिस्टेक ऑफ द पीपल मे पॉइंट आउट एंड इम्प्रूवमेंट सजेशन। मतलब हम क्या करते हैं कि जब बच्चा रीड कर रहा है तो हम उसको सजेशन भी दे सकते हैं, जहाँ जहाँ उसकी मिस्टेक हुई, जहाँ जहाँ उसका प्रोनाउंसिएशन ड्रॉ बैक हो रहा है उसको चेकआउट करवा सकते हैं। सूटेबल क्वेश्चंस उसको देते हैं उसी पैसेज में से। पैसेज जो भी दिया है उसमें से ही कुछ क्वेश्चंस निकालो, बनाओ और फिर उसी में से उनको पूछो। जनरल क्वेश्चन हो सकते हैं, अपनी लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनाओ जो कि उसको थोड़े मतलब ऑर्डिनरी लगे, उसकी लाइफ से कनेक्टेड लगे। फ्यू क्वेश्चन जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर, है ना। छोटे बच्चों को तो यही कि कौन सी क्लास में तुम पढ़ते हो, है ना, तुम कितने साल के हो, कहाँ रहते हो, है ना। ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं, कैजुअल फ्यू क्वेश्चंस, कैजुअल ऑर्डिनरी टॉपिक्स से उठा के बच्चों को बोलो। ये सब चीज़ें होती हैं। ओपन द बॉक्स, मतलब कि दिस विल शो द वेदर दे अंडरस्टैंड स्पोकन सेंटेंस, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन, है ना। ओपन द बॉक्स, इंस्ट्रक्शंस हो गए, शट द डोर, इस तरह से। सेंटेंस इन द कॉपी, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ये शब्द हैं कुछ। ये हो गया हमारा। तो ये हमारे ओरल टेस्ट होते हैं। थोड़े बहुत हमने बात की कि टीचर ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस ओरली पूछ सकता है, उसकी रिसाइट चेक करवा सकता है, उसकी रिसाइटेशन कैसी है, वो कैसा गुनगुनाता कैसे है पोएम को, उसकी रिदम कहाँ है, ज़्यादा अप डाउन नहीं हो रही, पिच कैसी है। मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछने हैं। जैसे फ्लैश कार्ड्स होते हैं तो फ्लैश कार्ड दिखाओ और उनसे पूछो कि ये इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में वर्ड्स बताओ इसके। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उनकी ओरल कम्युनिकेशन उनकी बढ़ा रहे हैं। एक तरीके का हम फ्लैश कार्ड्स, पिक्चर्स दिखा रहे हैं, पिक्चर्स के थ्रू बच्चे डिस्क्राइब करो इसको क्या है, ये पोएम को रिसाइट करवा रहे हैं, रिदम सिखा रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रखो और उनकी लाइफ से कनेक्टेड। हमने बात की ना कि उनके नाम पूछो, उनके मम्मी पापा के नाम, क्या खाना खाया, क्या पिया, ये सब पूछो तो उनको थोड़ा मज़ा भी आएगा इस पर। ओरल टेस्टिंग करवा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, ओरल टेस्ट कर रहे हैं बच्चे का। ये बहुत ही निचले स्तर की बात कर रहे हैं हम लोग, प्राइमरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो बच्चे को समझाने के लिए। सिंपैथेटिक एटीट्यूड होना चाहिए बच्चों के प्रति। अगर बच्चे को आंसर आ रहे हैं तो उनको वेल डन कहो, अगर नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, है ना, उसको निराश मत करो एक तरीके का। दूसरा तरीका हो सकता है प्रोनाउंसिएशन। ये हमने बात ही की अभी हमने क्या बात की थी, तो अभी हमने ओरल टेस्ट की बात की कि ओरल टेस्ट जैसे कैसे ले सकते हैं। ओरल टेस्ट में हमारा टेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन कैसे कर रहा है, टेस्ट ऑफ रीडिंग एंड कम्प्रीहेंशन। फिर दूसरा हमारा आता है प्रोनाउंसिएशन एक तरीका होता है जिसमें हम क्या करते हैं, लैंग्वेज को बोलते हैं, प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं, एक तरीके का साउंड सिस्टम चेक करते हैं। डायलेक्ट, बच्चे की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर रहा है या नहीं कर रहा,
वर्ड का सही उपयोग कर रहा है जहाँ पे उसका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, स्पीच को कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है। ये हम इतना डीप नहीं जाएंगे, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि टीचर जो है प्रोनाउंसिएशन कैसे डायग्नोस करता है, मतलब कि बच्चे की प्रोनाउंसिएशन कहाँ गलत आ रही है, कैसे आ रही है, कहाँ पिच कम हो रही है, कैसे वो समझ रहा है उस चीज़ को, है ना, कहाँ पे सेम टोन में कैसे बोलना है ना। स्मॉल ग्रुप वर्क दो, है ना, होल क्लास इंस्ट्रक्शन दो, ट्यूटोरियल दो बच्चे को समझाने के लिए। ऑडियो वीडियो का यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर्स होता है ना, कंप्यूटर एडेड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जिसमें कंप्यूटर की सहायता से हम क्या सीखते हैं, लैंग्वेज को सीखते हैं। तो ये सब लाओ बच्चों के सामने और बच्चों को लिसनिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो इससे बच्चे की जो प्रोनाउंसिएशन है वो अपने आप में इंक्रीज़ होगी, है ना। स्पीच उसकी रिकग्नाइज करवाओ, उसकी परफॉर्मेंस चेक करो, है ना। डेली एवेलुएशन पैटर्न चेक करो कि कहाँ पे पिच सही जा रही, कहाँ पे गलत है। स्टोरी टेलिंग तो हमें पता ही है कि भाई स्टोरी, बच्चे को बोलो कि चलो अपने फेरी टेल वाली कोई भी स्टोरी बता दो, कोई भी इमेजिनेटिव स्टोरी बता दो। बच्चों बताने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, बच्चे की जो क्यूरियोसिटी होती है, इमेजिनेशन पावर होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हम बच्चों को बोलते हैं, ताकि वो बोल भी रहा है, एक्सप्रेस भी कर रहा है, कोई स्टोरी अपने मन से बना रहा है, पर उसके साथ उसकी वोकेबलरी, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस, उसके साथ वो इमोशनली कनेक्ट हो रहा है, मोरल सीख रहा है, और उसके साथ वो अपनी इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी बढ़ा रहा है। इससे उसके बिहेवियर में भी चेंजेस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अपनी वर्ड वोकेबलरी या फिर ऐसे बढ़ा रहा है, उसके साथ वो कनेक्ट हो जाता है। स्टोरी टेलिंग में बच्चा बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है, फोस्ट करता है अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को। इमोशनल इंटेलिजेंस लाइक कि इमोशन का रख रखाव कैसे रखते हो आप, इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाती है। और इस तरह से लैंग्वेज लर्निंग बाय इनरिचिंग वोकेबलरी, उनकी वोकेबलरी बढ़ रही है, उनकी लैंग्वेज स्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं, वो स्टोरी टेलिंग का तरीका जान पा रहे हैं, प्लॉट क्या होता है, एंजाइटी उनकी ख़त्म हो रही है, बच्चे की सीख रहा है वो एक मज़ेदार तरीके से, एक तरीके का नरेटर बना हुआ है ना, स्टोरी बता रहा है। एक समय की बात है, नरेटर जैसी उसको फीलिंग आ रही है ना। टीचर पहले करके दिखाए, तरीका बताए उसको कैसे बोलना है ना, एक तरीके का स्टोरी टेलर बने, उससे बिलीव्स, वैल्यूज, सिस्टम सीखेगा। स्टोरी जो होती है वो बच्चे को काफ़ी कनेक्टेड रखती है ना। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वही है कि कॉन्फिडेंस बच्चे का बढ़े, अच्छे से बोल पाए, कॉन्फिडेंटली वो बोल पाए, है ना, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर पाए, है ना। प्रोनाउंसिएशन जहाँ पे पहले आपने, ठीक है, डू सीखा तो उसको कैसे प्रोनाउंस करना, अदर जगह में जैसे डोंट हो गया, है ना। तो वोकेबलरी का स्ट्रक्चर, कॉन्टेक्स्ट, ग्रामर सब बच्चे को नॉलेज होना चाहिए, ना सिर्फ प्रोनाउंसिएशन LSRW होना चाहिए, साथ ही साथ उसको ग्रामर का भी ज्ञान हो, कॉन्टेक्स्ट में कैसे लेके जाना है, मीनिंग कैसे इसका लेना है, स्ट्रक्चर, है ना, स्ट्रक्चर और प्रैक्टिस, डिस्क्रिप्शन, लिस्टिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, इन्हांस द स्किल और कनेक्टिंग, है ना। ये तो थोड़ी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। इवैल्यूएशन कैसे होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लैंग्वेज वोकेबलरी बढ़ती है, एक्सप्रेस कर पाते हैं, एनालिसिस हो पाता है, प्लॉट कैसे बनाना है, करैक्टर कैसे चूज़ करने हैं, हमारी आवाज़ कैसी रहेगी, डिक्शन कैसी होगी, है ना। हम दूसरों को कितना ज़्यादा समझ पाते हैं स्टोरी बनाने से दौरान, बॉडी लैंग्वेज कैसे रखनी है, करैक्टर्स के नेचर कैसे हमें फॉर्म करने हैं, टीम वर्क क्या होता है, देखो, हाँ। रीडिंग अलाउड एंड क्लियर, आपने देखा होगा जब आप टेक्स्ट को ज़्यादा ऐसे वो करते हो, एक तरीके का आप हाईलाइट करते हो, तो वो सेलेक्ट करते हो, सेलेक्ट करने के बाद आप उसको देखोगे तो वो रीडिंग अलाउड वाला ऑप्शन आ जाता है। रीडिंग अलाउड मतलब कि बोल रही है कोई व्यक्ति, तो एक एक्टिविटी बच्चों को दो कि आपने बोलना है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन को रीड करो, उससे हमारी स्पीकिंग प्रोनाउंसिएशन बढ़ ही रही है। ये हो गया। रिटन लिखने का, वाइल वी एम्फेसिस ओरल टेस्ट, तो हम क्या करें
कि उनको रिटन टेस्ट भी दें। रिटन टेस्ट दूसरी कैटेगरी है जिसमें हम रिटन टेस्ट में हमारी वोकैबलरी चेक करते हैं बच्चे की, लिख के वो कितने वर्ड्स लिख पाया। 200 शब्दों में मेरा भाई के बारे में लिखे, मेरे भाई के बारे में 200 शब्दों में। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वोकैबलरी टेस्ट लेते हैं बच्चे के, कितने वर्ड्स उसको आते हैं, कितना वो डेली लाइफ में यूज़ करता है और कितना वो पैसिवली लिख पाता है। टेस्ट करते हैं यहाँ से भी हम कितनी उसकी वोकैबलरी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, कैसे वो वर्ड्स का सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकता है जो भी उसको वर्ड सिखाए गए हैं। जैसे कि ये कुछ वर्ड्स हैं, पेयरफुल वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, जो कि हम मीनिंगफुल सेंटेंस में बना सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है कि ग्रामर का टेस्ट लो। ग्रामर का टेस्ट कैसे, जैसे कि बच्चे को स्ट्रक्चर का ज्ञान हो, स्ट्रक्चर क्या है, कितने स्ट्रक्चर हैं, 275 स्ट्रक्चर हैं इंग्लिश में, क्या कितने उसको आते हैं, है ना। करेक्ट यूज़ उसको आए, वर्ड को कहाँ पे यूज़ करना है। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं पास्ड अवे और कुछ वो बोलते हैं एक्सपायर, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है ना। करेक्ट यूज़ उसको आए, सेंटेंस के अंदर कहाँ यूज़ करना है, और यही है। फिर इसके बाद हमारा जो है कम्प्रीहेंशन टेस्ट। ये एक तरीके होते हैं जिसमें हम इंग्लिश को इवेलुएट करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश लैंग्वेज में दक्षता हासिल करने के लिए टीचर क्या करता है, ओरल टेस्ट ले रहा है और रिटन टेस्ट ले रहा है। अब रिटन की हम बात कर रहे हैं तो पहले ही हमने क्या देखा, कि भाई बच्चे को वोकैबलरी टेस्ट लो, वोकैबलरी कितनी आती है, राइटिंग कंपटीशन दो, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, कोई भी टेस्ट ले रहे हो। कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट कैसे, मतलब कि एक पैराग्राफ दिया, पैसेज दिया और बोला कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस दिए, उसको सॉल्व करो। तो पहले वो पढ़ेगा टेक्स्ट को, बच्चे को सिखाओ कॉम्प्रिहेंशन कैसे पढ़ना है, फिर उसमें से कैसे उसको आंसर करना है। ये टीचर बहुत तरीके से कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस दे सकता है, चाहे वो उसके बुक से हो, चाहे वो अनसीन पैसेज कुछ भी हो, प्रोज पोइट्री से कुछ भी पैराग्राफ हो सकते हैं, और उसमें से उनको आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दो कि कैसे सॉल्व करना है कॉम्प्रिहेंशन। तो ये बच्चे की आदत बचपन से ही डलवा दो, ताकि अगर वो एग्ज़ाम दे रहा है। कंपोजिशन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने वर्ड्स में लिखते हैं, सेंटेंस फॉर्म करते हैं, पुटिंग द वर्ड टुगेदर और कनेक्ट फ्रॉम ऑफ द सेंटेंस। ये हो गया स्टोरी राइटिंग। ये तो हमने पता ही है, कुछ हिंट्स क्लूज दे दिए जाते हैं और फिर हमें स्टोरी बनानी होती है, वो भी कितने नंबर की, 300 नंबर की। स्टोरी राइटिंग हो गया, है ना, स्टोरी राइटिंग हो गया, टेलिंग हो गया, और भी हमने बहुत पढ़ा स्टोरी, सॉरी। तो इस तरह से लेटर राइटिंग, बच्चों को लेटर, इनफॉर्मल लेटर्स दो। इनफॉर्मल होता है जिसमें बच्चा अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है। अब सर को कितना ही एक्सप्रेस कर पाएगा, अपनी प्यारी मासी को एक्सप्रेस कर पाएगा, अपने प्यारे भाई को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो लेटर राइटिंग जो है वो एक अच्छा हो सकता है ज़रिया, जिसमें बच्चे की राइटिंग स्किल्स को हम टेस्ट कर रहे हैं, रिटन टेस्ट ले रहे हैं। ऐसे राइटिंग करवाओ, ये तो होती रहती है ऐसे राइटिंग, जैसे कि इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया है। क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट क्या होता है, कुछ सेंटेंस होते हैं फिर बीच में हमें उसको भरना होता है। तो क्लोज टेस्ट होता है एक ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कैंडिडेट्स को पैसेज के दो पैसेज देते हैं, उसमें से सर्टेन वर्ड्स मिसिंग हुए होते हैं। अब उसमें हमने लॉजिकली सोच के, असेसमेंट करके, और उसमें हमने वर्ड्स को, वोकैबलरी को ऐड करना होता है। ये टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना उसको कनेक्ट कर पाए हो, समझ पाए हो, आपके पास कितनी वोकैबलरी है ना, ग्रामर आपको कितनी समझ है ग्रामर की, अगर आप, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्लोज टेस्ट होता है। और भी और तरीके हो सकते हैं हम एवेलुएट करने के। तो पोर्टफोलियो तो आपको पता ही होगा, सॉरी मेरा सेंटेंस, पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो होता है जो जिसमें आपकी अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बच्चे का स्पीच में फर्स्ट रैंक आया, तो उसमें हम क्या करते हैं, इंग्लिश का पोर्टफोलियो बनाएंगे
कि उसका असेसमेंट डालेंगे, उसका फ़ोटो डालेंगे, उसके डिबेट्स के दौरान उसके जो वीडियो है उसमें होंगे अचीवमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पोर्टफोलियो क्या होता है? अचीवमेंट, बच्चे की इस साल इंग्लिश में कितनी प्रगति हुई है, वो पोर्टफोलियो कहलाएगा। पोर्टफोलियो कलेक्शन होता है बच्चे के काम का, बच्चे के एफर्ट का, बच्चे की प्रोग्रेस का, उसके अचीवमेंट का कि इतना वो अचीव कर पाया इस एरिया में या फिर इतने टाइम में। पोर्टफोलियो किसका हो सकता है कि बच्चे ने एक्सप्रेशन के नाम पे अपनी कविता लिखी, शायरी लिखी, स्टोरी लिखी, है ना, मुहावरे या फिर लोकोक्तियाँ, बहुत सारे तरीके यूज़ किए उसने। पोर्टफोलियो में उसके एसेज हो सकते हैं, रिपोर्ट उसने लिखी हो, कोई आर्टिकल लिखा हो, ब्लॉग लिखा हो, है ना, और उसकी प्रोज होती है। फिर फ़ोटोज़ हो सकते हैं बच्चे के, डायरी, रिटन होमवर्क हो सकते हैं। और फिर इसके बाद हमारी ये होगी जर्नल हो सकता है। जर्नल आपने देखा होगा जिसमें हम अपनी थॉट, फीलिंग्स, रिएक्शन, असेसमेंट ये सब ऐड करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये रिटन फॉर्म में होती है जिससे हम स्ट्रक्चर्स के ऊपर ध्यान देते हैं, बच्चे का स्ट्रक्चर कितना करेक्ट होना चाहिए। ये मोस्ट ऑफ द क्लासरूम जर्नल्स, डायलॉग जर्नल्स, इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड लर्नर। सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट, सेल्फ खुद भी देख सकते हैं कि हम रिकॉर्डिंग करके देख लें कि हम कितना अच्छा बोल लेते हैं। सेल्फ हो गया। पीयर हो गया कि दूसरों से जब हम दूसरों की विचार सुन रहे हैं तो हमारी लिसनिंग स्किल्स। तो कोऑपरेटिव और ऑटोनॉमी बच्चों को दी जानी चाहिए सीखने की। बच्चे को ये भी पीयर असेसमेंट भी क्लास के अंदर होता है। ये हमारा क्या हुआ, इस यूनिट में हमने क्या पढ़ा कि कंटिन्यूसली कम्प्रिहेंसिवली हम क्या कर रहे हैं, एवेलुएशन करने की कोशिश कर रहे हैं, लैंग्वेज को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। एवेलुएशन जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट बनने के लिए हम क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं, अपने आप को चेक करते हैं। अगर हम इवेलुएट नहीं करेंगे तो हमारे अंदर कोई भी बदलाव देखने की कोई संभावना नहीं है। तो हम ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं और इस तरह से हम स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। टाइम के साथ चेंज होते हैं, टेस्ट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और इस तरह से हम समाप्त करते हैं हमारे इस टॉपिक को। ठीक है दोस्तों, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। एंड काफ़ी लंबा हो गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।